नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड वेरिएट्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे पार्ट 4 का हिस्सा है। और ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब इससे पहले जो पार्ट 3 होता है, जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा। मतलब पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है या जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी हम लोगों ने कवर करी हैं। एक एक चीज़ समझी है, आर्टिकल्स ऊपर उससे प्लस उनके प्रोविजोज, उनके सब क्लॉज सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट केस क्लॉज क्या हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद प्लीज़ आप पीछे जाइए और वो सारे लेक्चर्स एक बार विजिट कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे डीपीएसपीस के बारे में। डीपीएसपी होता क्या है, देखिए जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो डायरेक्ट करते हैं। क्या डायरेक्ट करते हैं? स्टेट पॉलिसीज को। स्टेट पॉलिसीज कैसी होंगी, कैसी बनाई जाएंगी, ये डायरेक्ट कहाँ से, अगर गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिसीज अगर देश के लिए, वेलफेयर के लिए बनानी है गवर्नमेंट को, तो वो किस अकॉर्डिंग बनेगी, ये हमको पता चलता है डीपीएसपी को देख के। डीपीएसपी सजेस्ट करता है जैसे एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, वेलफेयर कैसा होना चाहिए, किस रिस्पेक्ट में कैसी बनेगी पॉलिसी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको डीपीएसपी देख के पता चलता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। डीपीएसपी जो है, जैसा कि मैंने बताया, गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए टू फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज एम्स एट एस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो होती हैं डीपीएसपीज। ये इंस्पायर्ड कहाँ से है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक किया है। इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? नॉन जस्टिफिएबल होती है कोर्ट्स में। मतलब अगर जैसे फंडामेंटल राइट्स थे, अगर किसी का इन्फ्रिंज होता है तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के लिए केस या रिट फाइल कर सकता है। बट अगर किसी का डीपीएसपी जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ये नॉट इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल है। ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी का कोई डीपीएसपी जो है वो, उसका राइट जो है वो हनन होता है तो वो कोर्ट के पास चला जाएगा। ये सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये स्टेट के लिए है कि स्टेट इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एनफोर्सेबिलिटी क्या है? ये नॉन जस्टिफिएबल है कोर्ट्स में, डेट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। ये गवर्नेंस कैसे करी जाएगी उसको ये दर्शाता है। पर्पस क्या है? स्टैब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये फंडामेंटल राइट से अलग नहीं है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे हम लोगों ने एक फंडामेंटल राइट पढ़ा था आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, जिसमें था कि 6 से 14 ईयर तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कराई जाएगी। अब पहले ये क्या होता था? पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था, जिसको कि समय के साथ जब इसकी सरकार के पास इतने संसाधन हो गए कि वो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट बना सकती थी, तो उसने इसको उठा के फिर फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। तो ऐसे ही ये होता है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलते, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट। कई बार ये क्वेश्चन भी प्री में पूछा जाता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में दिए हुए हैं और डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में गिवन है। फीचर्स क्या होते हैं डीपीएसपी के? जैसा कि हम लोगों ने बात करी, नॉट इन्फोर्सिएबल होगा बाय कोर्ट, एक्ट्स एज मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल और मॉरल ऑब्लिगेशंस की तरह काम करते हैं ये। प्रमोट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एड इन गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग। गवर्नेंस के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, ये पॉलिसीज हैं कैसी होनी चाहिए, ये डायरेक्शन देते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं किसका आइडिया? प्रियम्बल का, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। हम लोगों ने प्रियम्बल के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि प्रियम्बल के अंदर क्या क्या आइडियल्स हैं, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या केस लॉज हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके विजिट करें। तो ये जो डीपीएसपी हैं ये क्या शो कराते हैं? जो प्रियम्बल का आइडियल्स थे उसको इसके अंदर डाला गया है। वो जो रिफ्लेक्शन होता है प्रियम्बल के अंदर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, उसका एक पार्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन डीपीएसपीज में देखने को मिलता है।
क्लासिफिकेशंस ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो बेसिकली 3 टाइप में क्लासिफाइड किए गए हैं, जैसे कि पहला है सोशलिस्ट, उसके अलावा गांधीनियन। तो ये सब हम लोग देखते हैं किस किस तरीके से प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया गया, और ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे किया जाता है। कि अगर हमने कुछ सेट्स ऑफ आर्टिकल को बोल दिया है कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल शो कराते हैं, तो ऐसा क्यों है कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स शो कराते हैं। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो कि डील करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात करी थी कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेके जो प्रिंसिपल्स बात करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ये इंश्योर करते हैं जस्टिस किसके लिए, हर सेक्शन की सोसाइटी के लिए, कि नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन की सोसाइटी के लिए ये लोग प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो हैं वो प्रमोट करें। ऐसा नहीं है, ये दीज प्रिंसिपल्स एम टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दे रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, वेयर द गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क्स टू रिड्यूस। अब जैसे इनइक्वालिटी है, हम लोग देखते हैं समाज का एक तबका है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, एक पुअर क्लास है, और एक मतलब रिच फैमिलीज हैं। तो इन सब के बीच में जो डिफरेंस है, ये इनइक्वालिटी है, ये खत्म करे गवर्नमेंट और सपोर्ट करे जो वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हों, चाहे वो अदर किसी तरीके से वीकर सेक्शंस हो, उन सब के बीच में इक्वालिटी लाए, कास्टिज्म को ख़त्म करे, इक्वालिटी प्रमोट करे, सब में इकोनॉमिक जो है एक बैलेंस बने हर फैमिली में, हर सोसाइटी में। तो ये ऐसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो ऐसे डीपीएसपीज हैं, उनको हम लोग रखते हैं कहाँ पे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। इक्वल पे मिले, राइट टू वर्क हो, एजुकेशन हो, ये सारे प्रिंसिपल्स। तो अभी हम लोग देखते हैं ये सेट ऑफ आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं, बाकी इन आर्टिकल्स को हम लोग डिटेल में फर्दर आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 38 है, ये क्या बात करता है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। मैंने बताया अभी कि इनइक्वालिटी कम करते हैं, तो आर्टिकल 38 हो गया। इस फील्ड में 39 क्या बात करता है, राइट टू एडुकेट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। ये सारी बातें कहाँ करी गई हैं, आर्टिकल 39 के अंतर्गत। उसके अलावा आर्टिकल 41 राइट टू वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, और पब्लिक असिस्टेंस हो गया। ये सारी बात हमारी आर्टिकल 41 करता है। 42 में ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो काम पे आप जा रहे हो वो इन ह्यूमन कंडीशन ना हो, या मैटरनिटी रिलीफ ना मिल रही हो, कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, उसको उस टाइम पे रिलीफ मतलब आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो ये सारा इन ह्यूमन चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, गवर्नमेंट को ये सब इंश्योर करना चाहिए कि मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। लीव जो होती है वो हर, आप देखें गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में मैटरनिटी लीव अलग से दी जाती है। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, वर्क कंडीशंस होंगी, वो ह्यूमन कंडीशंस होंगी। ये नहीं होगा कि जैसे इन ह्यूमन कंडीशंस में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अब किसी को आप 24 घंटे में 22 घंटे काम करवा रहे हो, 18 घंटे काम करवा रहे हो, तो ये सारी इन ह्यूमन कंडीशंस हो गई। इसके अलावा आर्टिकल 43 हमारा बात करता है लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर। जो एटलीस्ट जीने भर का तो आदमी कमाए ही। अब जैसे मिनिमम वेजेस की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लिविंग वेजेस, जो वेजेस हैं वो डिसेंट होने चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वर्कर की वो मेंटेन रहे। ये हमारी कहाँ बात होती है, आर्टिकल 43 में। 47 में बात होती है जो न्यूट्रिशन का लेवल है और पब्लिक हेल्थ का है वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं तब देखते भी हैं कि इंडिया जो है वो न्यूट्रिशन के लेवल में काफ़ी नीचे के स्तर में आता है। हमारी जो न्यूट्रिशन में प्रोटीन, कार्ब और फैट से कंप्लीट होती है डाइट। देखा गया है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, न्यूट्रिशन बहुत लेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपेयर करके इसका इन्हेंस करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये बात करता है हमारा आर्टिकल 47। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 बात करता है, उससे पहले ये देखिए, ये जो है हमारे ये गांधीनियन प्रिंसिपल्स हैं। पहले वाले क्या थे, सोशलिस्ट। अब गांधीनियन प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी वो हमको डीपीएसपीस में जहाँ पे झलकती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं गांधीनियन प्रिंसिपल्स। अब ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, इनका क्या होता है, तो इनका जो
जैसे महात्मा गांधी जी का विजन था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, उसके अलावा मॉरल वैल्यूज के ऊपर काम होना चाहिए। अब जैसे आर्टिकल 40 है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत होनी चाहिए, ये गांधी जी का कहना था। आर्टिकल 43 में प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, कि अपना मेड इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन होना चाहिए एस सी एस टी का एजुकेशन और इकोनॉमी के अंतर्गत। 47 बात करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को हमको प्रोहिबिट करना चाहिए। 48 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लैटर एंड एनिमल प्रोटेक्शन। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये गांधीनियन प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो होती है लिबरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज। अब ये कौन सी कैटेगरी होती है? ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं मॉडर्न लिबरल और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, उसके अलावा हमारा एनवायरमेंटल लॉज के प्रोटेक्शंस के लिए जो अब मॉडर्न नीड है हमारी सोसाइटी के, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक बहुत एसेंशियल नीड है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें झलकती हैं वो सेट ऑफ डीपीएसपीज को हम लिबरल या फिर इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो आर्टिकल 44 हम सब जानते हैं क्या बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 हमारे क्या बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 0 से 6 ईयर तक के बच्चों को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ये हमारा डीपीएसपी कहता है। पहले यहाँ पे था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि अब हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। 48A बात करता है हमारा क्या, प्रोटेक्शन होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस मैंने बताया था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स उनको बोलते हैं जो इसको कंसीडर करते हैं। आर्टिकल 50 हमारा बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, दोनों इंटरमिंगल्ड होंगे तो कभी जुडिशरी ऐसा डिसीजन देगी ही नहीं जो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट हो। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और दोनों को सेपरेट होकर काम करना चाहिए। ये बात हमारी बताई गई है कहाँ पे, आर्टिकल 50 के अंतर्गत। आर्टिकल 51 क्या बात करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की बात करता है हमारा आर्टिकल 51। तो ये है हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इंपॉर्टेंस क्या है डीपीएसपी की हम लोग ये समझते हैं, ये सेट करता है गोल्स एंड आइडियल्स फॉर स्टेट। स्टेट को किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या विजन होना चाहिए, क्या उसके आइडियल्स होने चाहिए, ये हमको डीपीएसपी देख के पता चलता है। जैसे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए हर घर में, मतलब लोग पढ़े लिखे हों, न्यूट्रिशन लेवल जो है वो देश का सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती हैं, ये सब डीपीएसपी देख के तो हमको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क करनी चाहिए। उसके बाद वेलफेयर पॉलिसीज होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने देखा जैसे मनरेगा है, लेबर्स को वर्क दिया जाता है, मिड डे मील्स हैं, बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक करने के लिए मील्स प्रोवाइड करी जाती हैं। यूज बाय कोर्ट टू इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स। अब डीपीएसपीज को ऐसा नहीं केवल गवर्नमेंट या स्टेट पॉलिसीज में ही देखा जाता है, जब कोई भी लॉ बनता है तो अब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज होके, तो उस चीज़ को वो सही है कि नहीं है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में है कि नहीं है, तो कोर्ट इंटरप्रेट करने के लिए उस लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए वो सारे चीज़ें डीपीएसपीज का सहारा लेती है। तो कोर्ट को भी एक तरीके से यहाँ से गाइडेंस मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग रेलेवेंस। अब जैसे हमने अभी बात करी आर्टिकल 45 एंड 48 से एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। अब हुआ क्या था, 45 तो पहले से था लेकिन उसके अंदर चेंज आया। चेंज कौन सा आया, वही जो 21A में उधर ऐड किया गया है फंडामेंटल राइट, और यहाँ पे उसमें अमेंडमेंट किया गया। 48A हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर एक अमेंडमेंट से उसको ऐड किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं रिफ्लेक्ट करते हैं कि डे टू डे प्रक्रिया के अंतर्गत अब स्टेट को जिस चीज़ को देख के गाइडेंस लेना है वो चीज़ें भी सही होनी चाहिए, इवॉल्व होते रहना चाहिए टाइम के अनुसार। थैंक यू, आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ओवरऑल बात करा है कि कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, डीपीएसपी का मतलब क्या होता है। बहुत छोटा सा क्रिस्प लेक्चर है, आपको केवल डीपीएसपी का जो है बेस तैयार करने के लिए लेक्चर है। अब आगे के आर्टिकल्स में हम लोग काफ़ी डीप में जाके पढ़ेंगे कि गांधीनियन प्रिंसिपल्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, उनका क्या क्या मतलब है, इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बहस छिड़ी हैं,
या लिबरल इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब क्या हैं, तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। तो ये आज आपका बेस तैयार करने के लिए डीपीएसपी का एक लेक्चर था। इसके बाद छोटे छोटे लेक्चर्स और भी इसी तरीके से क्रिस्प लेक्चर बनेंगे जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट डीपीएसपी का क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो और कोई भी अगर आपकी या तो लेक्चर समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है ऐसा जो आपको इस लेक्चर से प्रोवाइड हुआ है या इस पूरे सीरीज के अंतर्गत आपको कोई चीज़ है जो ऐसी नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट ड्रॉप कीजिए, अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, आप वहाँ से भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।